चलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की तरफ, इनको पढ़ते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में जानेंगे, जैसे प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ा, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, एग्जाम्पल्स के बारे में। कोई भी न्यू सेल पढ़ने से पहले सबसे पहले उसके एग्जाम्पल्स के बारे में जानना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपको जब एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो यूकैरियोटिक सेल कोई नहीं लिख के देगा आपको, डायरेक्टली ऑर्गेनिजम्स का नाम देंगे आपको। तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। सबसे पहले एग्जाम्पल्स के उसमें देखती हूँ, फंगाई, प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं अर्थ पे वो सारे यूकैरियोटिक, उसमें जो सेल्स प्रेजेंट है वो यूकैरियोटिक सेल्स हैं। एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं सब, और प्रोटिस्ट्स। फंगाई तो आप जानते हो, फंगस हर कोई समझता है, देख चुका है, ब्रेड पे लगी होती है फंगस, कभी बारिश के दिनों में दीवारों तक पे लग जाती है फंगस, तो आप समझ सकते हो कि फंगस क्या है। प्लांट्स भी आपने देखे हैं, एनिमल्स भी आपने देखे हैं। अब आती है प्रोटिस्ट। हर कोई इसको समझ लेता है, पढ़ लेता है, हाँ प्रोटिस्ट यूकैरियोटिक सेल्स हैं, पर कौन है प्रोटिस्ट में, कौन आते हैं? सिंपल एमीबा, शायद आप इसको 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो एमीबा के बारे में, उसका स्ट्रक्चर, सूडोपोडिया। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वर्ड सुनते ही आ गया होगा, मलेरिया टर्म। प्लाज्मोडियम कॉजेटिव एजेंट है मलेरिया डिसीज का। तो आपको अब हमेशा याद रहेगा कि प्रोटिस्ट जो है, जो मलेरिया मच्छर काटने से होता है, वो जो प्लाज्मोडियम जो है वो एक प्रोटिस्ट है और वो एक यूकैरियोटिक सेल है। तो आप जब आगे यूकैरियोटिक सेल्स को हम पढ़ेंगे तो दिमाग में एग्जाम्पल्स रह के पढ़ो कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये किसी पर्टिकुलर प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ये एनिमल्स के अंदर उसके सेल में ये सब चीज़ें होती हैं, तो आपको हमेशा याद रहेंगी और इंटरेस्टिंग लगेंगी। अब यूकैरियोटिक सेल्स की क्या एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उसको प्रोकैरियोटिक सेल्स से अलग करती है? इसके पास वेल डिफाइंड जेनेटिक मटेरियल होता है, और वो भी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस में। तो प्लाज्मोडियम के अंदर भी न्यूक्लियस है, एनिमल्स के सेल में भी न्यूक्लियस है, प्लांट्स के सेल में भी न्यूक्लियस है, और फंगस के सेल में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और सब पे मेम्ब्रेन लगी हुई है। और ये न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स भी होंगे, डीएनए भी होगा, किसी में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में प्लांट्स की और एनिमल्स को डिफरेंशिएट करते हैं। ये कोई सेल्स अगर मैं आपको चलो ठीक है एनिमल्स का एग्जांपल दिया, काऊ हो गया, बफेलो, डोंकी, हॉर्स, जो भी है। प्लांट्स में दे दिया, रोज का प्लांट है, सनफ्लावर का प्लांट है। लेकिन अगर मैं आपको केवल सेल्स के बारे में बोलूं, मैं आपको 2 सेल्स दे देती हूँ या 3 सेल्स देती हूँ, क्या आप उसको देख के बता पाओगे ये सेल प्रोटिस्ट का है कि एनिमल का है कि प्लांट का है कि फंगस का है? नहीं बता पाओगे। तो जब हम सेल्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसके लिए अलग प्रॉपर्टीज होती है। आप ऊपर से किसी भी प्लांट एनिमल्स को देख के बोल सकते हैं, क्योंकि आप अपनी आंखों से उसके फिनोटिपिक कैरेक्टर्स देख रहे हो। कोई काऊ है, उसकी टेल है, 4 पाँव होते हैं, मुंह है, प्लांट्स है उनके हाथ पैर नहीं होते, लीव्स होती है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन अब सेल्स तो सबके सेम ही होते हैं जो माइक्रोस्कोप में ही दिखते हैंगे। तो उसके लिए मैं ऐसा कुछ लिख देती हूँ। यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, प्लांट्स, और यहाँ पर एनिमल्स। सेल, ये हमेशा याद रखना, सेल के एनिमल्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, उनके सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। प्लांट के सेल्स, उसके अंदर सबसे पहले सेल वॉल, पहले हमने पढ़ा सेल एनवेलप, उसके बारे में ग्लाइकोकाइलेक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। जो सेल वॉल टर्म है, सेल वॉल प्लांट सेल में होती है। एनिमल सेल में की आउटर कवरिंग को हम सेल वॉल नहीं कहते, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब आप ये सोचोगे, जब हम माइक्रोस्कोप में सेल को देखेंगे तो आप कैसे बोलोगे कि ये कवरिंग तो सबकी सेम होती है, कि सेल वॉल है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है? उसके बारे में और डिटेल में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। इसके अंदर जो कॉम्पोजिशन होता है वो डिफरेंट होता है, इसलिए इन दोनों का नाम अलग है। नेक्स्ट आता है प्लास्टिड। प्लास्टिड्स कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं जो केवल प्लांट सेल्स में ही होते हैं। ये भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ऐसे ग्रीन कलर की लीव्स होती है तो उसमें क्रोमोप्लास्ट होता है, वो टाइप ऑफ प्लास्टिड है। पढ़ेंगे आगे और डिटेल में, सब पढ़ेंगे एक एक चीज। प्लास्टिड्स एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं।
वैक्यूल, अच्छे से समझ में आएगा। सेल हो गया, न्यूक्लियस तो होगा ही दोनों में, क्योंकि यूकैरियोटिक है, न्यूक्लियस होना कंपलसरी है। तो यहाँ जो साइटोप्लाज्म में प्लास्टिड्स होते हैं, वैक्यूल पड़ा मिलेगा, एनिमल में नहीं है, एनिमल सेल्स में वैक्यूल नहीं है। यहाँ क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, यहाँ पर नहीं है एनिमल सेल्स में। फिर अब एनिमल सेल के पास एक ऐसी चीज है जो प्लांट सेल के पास में नहीं है, वो क्या है, बहुत देर बाद आई है, सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स याद आया, क्रोमोसोम, सेंट्रोमेयर, यहाँ पर कुछ होता है, आगे और पढ़ेंगे जब क्रोमोसोम का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ोगे आप हायर क्लासेस में, तब अभी समझोगे तो सब कंफ्यूज हो जाओगे। एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स होते हैं, प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं। मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये दो पॉइंट को लेके क्वेश्चंस पूछते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, क्योंकि जब आप अपनी पूरी बुक खत्म कर चुके होगे ना बायोलॉजी की, केमिस्ट्री और फिजिक्स की, तब आप नहीं बता पाओगे कि सेल वॉल एनिमल में था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, अंटिल आप अपने टॉपिक्स को बहुत बार रीड कर चुके हो, समझ चुके हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोनों में क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, कॉमन होती हैं। फर्स्ट है आपका न्यूक्लियस, जो दोनों में प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह सकते हैं, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है यूकैरियोट्स में, तो उसको न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। साइंस में हर न्यू डिस्कवरी या कोई भी जो स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर, उसको एक सिंगल लाइन में भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो और उसका एक सिंगल वर्ड में भी एक टर्म होता है, तो आपको सिंगल लाइन के साथ उसका एक वर्ड भी पता होना। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, डीएनए नहीं होता है, प्लाज्मिड होता है। देन माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनल है, साइटोप्लाज्म में होता है, दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्लांट्स में है, एनिमल्स में नहीं होता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैं आगे चल के ER ही लिखने वाली हूं इसको, ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम दोनों में प्रेजेंट होते हैं। पेरोक्सीसोम दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ये इतना लिखने का क्या मतलब है, इससे क्या आपको मिलेगा? इससे आपको आगे चल के जब अभी और न्यू टॉपिक्स में आपको इस चैप्टर में कवर करवाऊंगी, तो आपको ये सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया, ER, GC, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम सब पढ़ने, एक एक डिटेल में पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। आपको कोई भी चीज़ जब आप न्यू पढ़ते हो तो आपको दो चीज़ें पता होना चाहिए सेल के अंदर। फर्स्ट आपको स्ट्रक्चर, कोई भी चीज़ का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सेकंड उसका फंक्शन, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपको स्ट्रक्चर और फंक्शन पता चल गया तो आप पूरा सेल को अच्छे से इजीली समझ जाओगे। अब हम टॉपिक पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जैसे मैंने पहले टॉपिक्स में आपको बताया सेल एनवेलप के बारे में, उसमें ग्लाइकोकाइलिक्स होती है, सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अब हम डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इसका। जब तक कि एडवांस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं आए थे तो कुछ पॉसिबल स्ट्रक्चर्स दिए गए थे सेल मेम्ब्रेन के, और वो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स में ये कहा था जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये बनी होती है मेड अप ऑफ लिपिड्स। किस मॉलिक्यूल की बनी होती है? लिपिड्स की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फीचर है सेल मेम्ब्रेन का, ये किसी भी सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को आउटसाइड के एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है। सेपरेट्स इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम एक्सटीरियर एनवायरनमेंट। बिकॉज ज़रूरी नहीं जो बाहर का एनवायरनमेंट है सेल के आउटसाइड वो सेल के लिए हेल्पफुल हो। लिपिड से बनी होती है सेल मेम्ब्रेन,
ये कौन से सेल्स में फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था? ये किया था ह्यूमन सेल में, ह्यूमन सेल के आरबीसी यानी कि एरिथ्रोसाइट में। अब बात करते हैं लिपिड मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की। लिपिड का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, हेड पार्ट होता है और ये टेल पार्ट होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लिपिड की? लिपिड एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है। इसको जानने के लिए सबसे पहले जानेंगे जो हेड पार्ट है लिपिड का, वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। हाइड्रोफिलिक इन द सेंस वाटर लविंग। ये एग्जिस्ट करेगा ऐसी पोजीशन में जहां पर वाटर प्रेजेंट हो, ये वाला पार्ट लिपिड का। और जो टेल पार्ट होती है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। फोबिक मीन्स हेट, वो वाटर से हमेशा दूर भागती है। जो टेल पार्ट होता है लिपिड का वो वाटर से हमेशा दूर रहती है। तो इसका मतलब जो एक लिपिड का मॉलिक्यूल है वो आधा हाइड्रोफिलिक है और आधा हाइड्रोफोबिक है, तो इसको हम कहते हैं एम्फीपैथिक इन नेचर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो लिपिड मॉलिक्यूल है उसका नेचर कैसा है। तो आपको ऑप्शंस में आएगा हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक एंड एम्फीपैथिक। तो आपको ये मीनिंग पता होना चाहिए। समटाइम्स ये भी पूछते हैं जो एम्फीपैथिक है, ये जो टर्म है एम्फीपैथिक, इसका मीनिंग क्या होता है? ये हाइड्रोफिलिक प्लस हाइड्रोफोबिक होता है या पॉजिटिव या नेगेटिव? क्योंकि आगे चलकर आपको ऐसे और भी टर्म्स मिलेंगे जहां पर जो एक टर्म वर्ड के अंदर दो चीजों की कैरेक्टरिस्टिक्स को मिलाकर बनेगा। अब बात करते हैं जो सेल मेम्ब्रेन है। जो ये सेल मेम्ब्रेन है, इसमें ये लिपिड मॉलिक्यूल किस तरीके से अरेंज किए गए हैं? ये कुछ इस तरीके से है। ये रहा आपका एक लिपिड, बहुत सारे ऐसे लिपिड्स होते हैं। सिंगल लेयर नहीं होती है सेल मेम्ब्रेन में, लिपिड की बाई लेयर होती है। तो आपको ये कि नया टर्म मिल गया, लिपिड बाई लेयर। जैसे ही आपको ये वर्ड देखने को मिलता है आप समझ जाइए जो लिपिड बाई लेयर है ये प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, सेल वॉल में नहीं, सेल एनवेलप में नहीं, ग्लाइकोकाइलेक्स में नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। लिपिड मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक है एम्फीपैथिक इन नेचर। सेल मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें जो लिपिड की लेयर है वो है बाई लेयर, दो लेयर अरेंज होती है। जो हेड पार्ट होता है हमेशा लिपिड का, ये जो हेड यहाँ पर और ये यहाँ पर, ये ऐसे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है जहां पर वाटर प्रेजेंट होता है। अंदर भी साइटोप्लाज्म होता है सेल के, जो कि सेमी फ्लूइड इन नेचर होता है, इसलिए हेड पार्ट यहाँ पर है। और जो टेल पार्ट है, ये जो टेल पार्ट है लिपिड मॉलिक्यूल का, ये अंदर की तरफ में होता है क्योंकि ये अपने आप को वाटर से बचा के रखता है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। ये पॉइंट याद रखो, ये हेड, ये टेल, ये हाइड्रोफिलिक, ये हाइड्रोफोबिक। इट मीन्स ये पोलर इन नेचर है और ये टेल पार्ट जो है नॉन पोलर इन नेचर है। आपको ये वाले जो दो वर्ड है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, आगे चल के जब हम पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, जो मैंने पहले आपको जस्ट बताया हिंट में कि ट्रांसपोर्ट का फंक्शन होता है। ट्रांसपोर्ट के फंक्शन में इन द सेंस या तो सेल के अंदर कुछ चीजें आएंगी या सेल के अंदर से कुछ चीजें बाहर जाएंगी। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अंदर बाहर जाते हैं वो दो कैटेगरीज के होते हैं, आइदर पोलर मॉलिक्यूल होगा या नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। तो आगे चल के हम इसके बारे में और समझेंगे कि ये ट्रांसपोर्ट में पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल का क्या रोल होता है। अब बात करते हैं जो सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स हैं वो कितने तरह के होते हैं। आपके सिलेबस में केवल दो तरह के दे रखे हैं, फॉस्फोलिपिड एंड सेकेंड है फॉस्फोग्लिसराइड्स। जैसे अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में केवल एक कोई प्लांट नहीं होता है, प्लांट्स के बहुत टाइप्स होते हैं।
लाइक मैरीगोल्ड का फ्लावर का अलग प्लांट होता है, रोज का अलग होता है, लेकिन वो सब होते तो प्लांट्स है ना। सेम उसी तरीके से लिपिड्स एक कॉमन वर्ड है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स भी बहुत तरह के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स हैं। तो सेम फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोग्लिसराइड्स, ये सब लिपिड्स के ही टाइप्स हैं। और ये जो टाइप है दोनों, ये सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। जब एडवांस माइक्रोस्कोप आ गया तो सेल मेम्ब्रेन को फिर से और डीप स्टडी किया गया। जो पहले पॉसिबिलिटीज दी गई थी कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो केवल लिपिड से बनी होती है, अब वो नहीं था। और एडवांस लेवल में ये बताया गया पॉइंट कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो बनी होती है लिपिड से, बनी होती है और प्रोटीन से, और इसमें प्रेजेंट होते हैं कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी। ये तीनों चीजें प्रेजेंट होती हैं सेल मेम्ब्रेन में, लेकिन इनका रेशियो डिफर करता है डिफरेंट टाइप्स के सेल में, क्योंकि सेल कोई एक नहीं होता, बहुत डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं। तो किसी में लिपिड ज्यादा होगा तो प्रोटीन कम होगा, किसी में इक्वल रेशियो में होंगे, किसी में प्रोटीन ज्यादा होगा, लिपिड कम होगा, या कार्बोहाइड्रेट्स भी उसमें इंक्लूड होंगे लेकिन बहुत कम परसेंटेज होगा। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं ह्यूमन आरबीसी का। ह्यूमन आरबीसी में जो प्रोटीन पार्ट होता है सेल मेम्ब्रेन में वो 52% होता है, और जो लिपिड पार्ट होता है वो होता है 40%। ये ह्यूमन आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन है, प्रोटीन पार्ट एंड लिपिड पार्ट की। लिपिड एज यूजुअल बाइलेयर में ही प्रेजेंट होगा। अब हम बात करेंगे प्रोटीन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर मैंने ये फिर से ड्रॉ किया है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। अब इसमें मैं बताऊंगी आपको जो प्रोटीन पार्ट है सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स के साथ में जो है वो कहाँ पर होता है। सबसे पहले हम जानते हैं जो प्रोटीन्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं आपके इंटीग्रल प्रोटीन, एक होते हैं आपके पेरिफेरल। तो आप इसके नाम से ही थोड़ा बहुत समझ जाओगे कि इंटीग्रल मीन्स होता है जो अंदर की तरफ में प्रेजेंट होते हैं, और पेरिफेरल इन द सेंस जो पेरीफेरी जो होती है, कोई भी आउटर लाइनिंग या आउटर सरफेस होता है उसके आउटसाइड जो चीज प्रेजेंट होती है उसको हम पेरीफेरी के बाहर या पेरिफेरल कहते हैं। तो जो इंटीग्रल प्रोटीन्स की बात करें तो वो ये है, ये जो मैंने बनाया है बीच में, ये एक तरह का प्रोटीन है। इंटीग्रल प्रोटीन है क्योंकि ये मेम्ब्रेन की बीच में फंसा हुआ है। ये आउटर एरिया हो गया मेम्ब्रेन का, आउट में नहीं है, और ये इनसाइड अंदर का एरिया है, अंदर भी नहीं है, ये बीच में है, इंटीग्रल प्रोटीन है। और जो ये मैंने बनाया है ये जो पार्ट है आपका, ये भी प्रोटीन है, ये प्रोटीन है पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन किसी भी सेल के पेरिफेरल एरिया में होता है। तो पेरिफेरल एरिया अंदर का भी हो सकता है क्योंकि ये तो इसका आउटर पार्ट है ना। यहाँ पर आने के बाद तो लिपिड की लेयर, यहाँ हेड पार्ट आ गया है, तो यहाँ पर भी हो सकता है और आउटसाइड भी हो सकता है। लेकिन ये जो प्रोटीन है ये पूरी तरीके से यहाँ पे अंदर से होकर बाहर से अंदर की तरफ जा सकता है या अंदर से बाहर जा सकता है। तो ये हो गए 2 टाइप्स के प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं लिपिड बाइलेयर के साथ में। ये अलग से नहीं होते हैं प्रोटीन्स, लिपिड के साथ में होते हैं। अब थर्ड हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पर होते हैं? ये प्रोटीन में ही कहीं ना कहीं अटैच हो जाते हैं, छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स के। तो लिपिड का कॉम्पोजिशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्रोटीन, और कार्बोहाइड्रेट का बहुत ही कम कॉम्पोजिशन होता है। और ये जो मैंने बनाया, ये छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स कहीं कहीं बीच बीच में रहते हैं, ये होते हैं कोलेस्ट्रॉल। तो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है सेल की, उसमें लिपिड है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, और लेकिन अगर आपको ऑप्शन में साथ में एक कोलेस्ट्रॉल वर्ड भी दिया है तो आप उसको टिक करोगे क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, बहुत ही कम अमाउंट में होता है बट होता है।
अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन की। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने कहा था जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन है वो उसका नेचर उसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से बताया था। उन्होंने बोला जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसका जो नेचर होता है वो फ्लूइड नेचर का होता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो अब इसको डिटेल में समझते हैं ऐसा क्यों होता है। कोई भी सेल की जो मेम्ब्रेन है उसका फ्लूइड नेचर होना क्यों ज़रूरी है। आप मान के चलिए एक हाउस है, उस हाउस में एक रूम बना है ये। अगर रूम में कोई अंदर जाना चाहता है या रूम के अंदर कोई है उससे वो बाहर निकलना चाहता है तो क्या ज़रूरत होगी इस रूम में। ऑब्वियस सी बात है एक गेट की। वो गेट अगर बन जाएगा तो यहाँ पर अगर एक गेट बना दिया आपने तो कोई भी अंदर जा सकता है, कोई भी बाहर आ सकता है। लेकिन अगर आप गेट में एक डोर भी लगा के एक लॉक लगाएंगे तो आप अपनी मर्जी से किसी को भी रूम में अंदर जाने दे सकते हो और अपनी मर्जी से आप किसी को रूम में बाहर कर सकते हैं। तो उसी तरीके से जो सेल होता है, सेल की जो वॉल है या सेल मेम्ब्रेन जो है, ये भी जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है फ्लूइड नेचर होना इसीलिए है इसका ताकि यहाँ पर वो कुछ ऐसे गेट्स बना सके ताकि मॉलिक्यूल्स को एक्सचेंज मॉलिक्यूल्स का हो सके, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ट्रांसपोर्ट हो सके कोई भी मॉलिक्यूल्स का। क्योंकि सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, फंक्शंस होते हैं और उसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स बन के निकलते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं। तो उसका बाहर जाना भी ज़रूरी है। और कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल को ज़रूरी होते हैं कुछ फंक्शंस करने के लिए, तो उनका अंदर आना भी ज़रूरी है। तो वो डिसाइड करती है सेल मेम्ब्रेन कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। जैसा कि मैंने बताया जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, लिपिड प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। अगर ये सेल मेम्ब्रेन सॉलिड होगी, स्टिफ रहेगी या रिजिड रहेगी, ये तीनों टर्म, सॉलिड है तो रिजिड स्टिफ तो होगी सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें जो भी प्रोटीन्स लगे हैं, जो लिपिड्स के साथ में कार्बोहाइड्रेट्स लगे हैं, वो मूव नहीं कर पाएंगे। अगर मूवमेंट नहीं होगी सेल के कोई भी स्ट्रक्चर में तो यहाँ पे कोई ऐसा होल या कुछ गेट नहीं बन सकता जिससे ट्रांसपोर्ट पॉसिबल हो सके। तो इसलिए जो सेल मेम्ब्रेन का नेचर होता है वो फ्लूइडी इन नेचर होता है। अब बात करते हैं सेल के ऐसे कौन से फंक्शंस होते हैं जिसमें सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंस होता है। फर्स्ट होता है आपका सेल ग्रोथ, सेकंड होता है आपका एंडोसाइटोसिस, थर्ड होता है डिवीजन और फोर्थ होता है इंट्रासेलुलर जंक्शन। ये कोई फंक्शन नहीं है इंट्रासेलुलर जंक्शन। इंट्रासेलुलर जंक्शन कुछ ऐसे स्पेसेस बनते हैं, यहाँ पर ऐसी जगह बन जाती है जहाँ से बहुत इजीली ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है। अब बात करते हैं डिवीजन की। अगर ये सेल डिवाइड होना चाहता है तो ये अपने स्ट्रक्चर को कुछ ऐसा चेंज करेगा ये मेम्ब्रेन को ताकि यही सेल तो आगे चल के डिवाइड होगा। तो अगर ये इतना स्टिफ कड़क रहेगा तो वो डिवाइड कैसे हो पाएगा। उसके लिए फ्लूइडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी है। एंडोसाइटोसिस, एंडो मीन्स अंदर, अंदर लेना। अगर ये सेल कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर लेना चाहता है तो इसकी जो मेम्ब्रेन है इसको कुछ तो मॉडिफाई होना पड़ेगा ना। ये सेल है, इसकी मेम्ब्रेन थोड़ी सी तो खुलेगी तब तो कुछ अंदर जाएगा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आएगी जब यहाँ पे थोड़ा लिक्विड नेचर होगा, सॉलिड नेचर नहीं। तो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के लिए भी फ्लूइडिटी इंपॉर्टेंट है सेल मेम्ब्रेन की। सेल ग्रोथ के लिए अगर ये सेल और बढ़ना चाहता है, अपने आप को साइज में ग्रो करना चाहता है तो ये स्टिफ रहेगा तो टूट जाएगा, नहीं हो पाएगा, बढ़ नहीं पाएगा। फ्लेक्सिबल रहेगा तो धीरे 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 ग्रोथ होगी। इसमें जो भी सेल मेम्ब्रेन में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो भी बढ़ेंगे, अंदर के जो पार्ट्स हैं वो डिवाइड होंगे, उनका भी साइज इंक्रीज होगा, तब जाके तो वो आगे चल के डिवीजन कर पाएंगे। तो ये कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो सेल के लिए बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है और ये तभी पॉसिबल हो पाएंगे जब फ्लूइडिटी जो उसकी मेम्ब्रेन जो है वो उसकी हेल्प करेगी। अब हम पढ़ेंगे दो टॉपिक को, एक
सेमी परमिएबल नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो भी हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, जो फ्लूइड इन नेचर होता है, उसका जो नेचर है वो सेमी परमिएबल है। वो कंप्लीटली परमिएबल भी नहीं है, कंप्लीटली इम्परमिएबल भी नहीं है, वो सेमी परमिएबल है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंक्शन। इसको जब मैं फंक्शंस पढ़ाऊंगी तब आपको ये वाला पॉइंट समझाऊंगी कि सेमी परमिएबिलिटी क्या होती है। फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसका ट्रांसपोर्ट। सिंपल सा वर्ड है ट्रांसपोर्ट, लेकिन इसको आप डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको। ट्रांसपोर्ट बहुत टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे फर्स्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, थर्ड डिफ्यूजन और फोर्थ ऑस्मोसिस। ये रहा आपका सेल। ओके, इसके अंदर कुछ एक्टिविटी हुई, कुछ एक्टिविटी के बाद कुछ प्रोडक्ट्स बने, और वो प्रोडक्ट्स इस सेल के लिए यूजफुल नहीं हैं। तो इसके लिए अगर यूजफुल नहीं है तो वो कैसे प्रोडक्ट्स हो गए? टॉक्सिक हो गए। तो वो उस प्रोडक्ट्स को वो बाहर भेजना चाहता है। ओके, अब सेल को कुछ एनर्जी चाहिए कुछ पर्टिकुलर फंक्शन को कंटिन्यू करने के लिए, तो वो बाहर से कुछ मॉलिक्यूल्स को बुलाएगा, या उसकी ज़रूरत है तो वो अंदर आएंगे। तो ये हो गया आपका ट्रांसपोर्ट। तो समझ में आया कि जो ट्रांसपोर्ट वर्ड है वो सेल को कब ज़रूरी होता है? कुछ अंदर वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए, और कुछ बाहर से इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंदर लेने के लिए। तो अब ये जो ट्रांसपोर्ट हो गया है, ट्रांसपोर्ट होगा मॉलिक्यूल्स का, उसके टाइप्स होते हैं पैसिव, एक्टिव, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। पैसिव का मीनिंग है नो एनर्जी। कोई भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर जा सकता है, अंदर से बाहर आ सकता है, उसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अंदर जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते, तो उनको चाहिए पड़ती है एनर्जी अंदर जाने के लिए। तो अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जो एनर्जी को यूज़ करके सेल के अंदर जा रहा है, तो उस टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ दैट मॉलिक्यूल। एक्टिव ट्रांसपोर्ट समझने के लिए, क्योंकि आगे चल के आपको ये टॉपिक और वाइड हो जाएगा, तो अभी से समझ लो तो अच्छी बात है। ये लिपिड की बाइलेयर बनी हुई है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। ये पता है ये वाला पार्ट जो है हाइड्रोफिलिक है। मैं यहाँ वाटर लिख देती हूँ कि मतलब ये वाटर को पसंद है, यहाँ पे वाटर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये वाला पार्ट जो है वो वाटर पसंद नहीं करता, तो मैं क्रॉस कर देती हूँ। अब बाहर से एक मॉलिक्यूल है जिसका नेचर हाइड्रोफोबिक है, इन द सेंस वो टेल की तरह है, मतलब उसको भी वाटर पसंद नहीं है इस मॉलिक्यूल को, लेकिन उसका अंदर आना बहुत ज़रूरी है। तो वो जैसे यहाँ पर आएगा, लेकिन उसको क्या मिल जाएगा? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। तो इन दोनों की आपस में नहीं बनेगी, एक हाइड्रोफिलिक है, एक हाइड्रोफोबिक है। यहाँ पर आप सोचोगे कि इन लोग की कैसे बन रही है, क्योंकि ये लिपिड एक सिंगल मॉलिक्यूल। लिपिड का नेचर है एम्फीपैथिक इन नेचर, हाइड्रोफिलिक भी है, हाइड्रोफोबिक भी है। लेकिन ज़रूरी नहीं जो बाहर से कोई मॉलिक्यूल आ रहा हो वो एम्फीपैथिक इन नेचर हो, क्योंकि मोस्टली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आइदर हाइड्रोफिलिक होते हैं और हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। तो ये पहले ही हमने बता चुका, ये मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, हाइड्रोफिलिक नहीं है। तो यहाँ पर इन दोनों की बनेगी नहीं, तो वो एंटर नहीं हो पाएगा। तो ये क्या करेगा? ये मॉलिक्यूल कुछ एनर्जी लेकर चलेगा अपने साथ में, कुछ कैरियर प्रोटीन्स को साथ में ले लेगा जो इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और जिससे ये एनर्जी के साथ में बहुत इजीली सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल का जो ट्रांसपोर्ट कहलाएगा वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। ओके, अब बात करते हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन उन मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट को कहते हैं जो मॉलिक्यूल्स के ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, जो मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल इन नेचर होते हैं और हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चलते हैं। ये रहा सेल, ये रहा न्यूक्लियस, और ये रही उसकी सेल मेम्ब्रेन। ये रहा बाहर मॉलिक्यूल जो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये डिफ्यूजन से अंदर जाएगा। इसका कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा है एज कंपेयर टू इनसाइड, इसीलिए ये हाई टू लो अंदर की तरफ आएगा। लेकिन अगर हम बात करें एक ये दूसरे मॉलिक्यूल की, ये मॉलिक्यूल्स हैं कुछ
सेल के अंदर इनका कॉन्सेंट्रेशन मान के चलो, एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 6 7 है, ये 7 इन नंबर है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, और बाहर ये केवल 2 हैं, तब ये हाई टू लो जाएंगे, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिफ्यूजन। तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स किसी भी सेल में अंदर या बाहर जाते हैं, अगर उनका कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पर भी ज़्यादा हो अपने से कम की तरफ वो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। ऑस्मोसिस भी यही प्रिंसिपल फॉलो करता है, हाई टू लो जाने का, लेकिन यहाँ पर चेंज क्या होता है, आपका ये मॉलिक्यूल, ये ऑस्मोसिस में कभी भी कोई मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट नहीं होता, बल्कि कोई लिक्विड की या फ्लूइड की हम बात करते हैं, वाटर की जैसे मान के चलते हैंगे। वाटर अगर हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करता है किसी भी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, चाहे वो आउटसाइड टू इनसाइड हो या इनसाइड टू आउटसाइड हो, तो उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। एक बार फिर से जल्दी से समझ लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन के बारे में। जो सेल मेम्ब्रेन पहले डिस्कवर कर दी गई थी, पहले ये बोला गया कि उसके अंदर ये केवल लिपिड से बनी होती है, आगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया, उसकी और डीप स्टडी हुई, तब बोला गया कि इसमें लिपिड्स भी होते हैं मेम्ब्रेन में, प्रोटीन्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। फिर 1972 में सिंगर एंड निकोलसन आए, इन दोनों ने मिलकर कहा कि जो इसका नेचर होता है वो फ्लूइड नेचर होता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से इन्होंने इस सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल स्टडी जो भी करी थी वो पॉइंट्स रखे गए इस मॉडल में। फिर इंपॉर्टेंट बात ये आती है सेमी परमेबिलिटी। जो सेल मेम्ब्रेन की होती है वो सेमी परमेबिलिटी होती है। इट मीन्स जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि सेल मेम्ब्रेन में हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट बीच में होता है, तो कोई भी मॉलिक्यूल अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकता। अगर वो इसके अकॉर्डिंग नहीं है हाइड्रोफिलिक नेचर के या पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, तो उनको एनर्जी चाहिए, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू आएंगे। कुछ मॉलिक्यूल्स विदाउट एनी एनर्जी क्रॉस कर सकते हैं, तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट में आ जाते हैं। तो जितनी ज़रूरत होगी सेल को, वो अपने अकॉर्डिंग ही कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर लेगा और कुछ मॉलिक्यूल्स को बाहर करेगा। ऐसा नहीं है कोई भी मॉलिक्यूल्स की बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स, मैं समझा देती हूँ। सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, कैल्शियम हो गया आयन, मैग्नीशियम हो गया, ये सब कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनका ट्रांसपोर्ट सेल के अंदर बाहर होता रहता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, और भी बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल के आसपास अंदर बाहर होते रहते हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करती है कि कौन सा मॉलिक्यूल अंदर जाएगा या बाहर आएगा, इसलिए इसकी जो परमेबिलिटी है वो सेमी परमेबल इन नेचर है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। जो मेन फंक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन का, वो होता है ट्रांसपोर्ट करवाना कोई भी मॉलिक्यूल को। वो 4 तरीके के प्रोसेस से हो सकता है। कोई मॉलिक्यूल ऑस्मोसिस फॉलो करके ट्रांसपोर्ट हो पाएगा, कोई मॉलिक्यूल डिफ्यूजन के थ्रू होगा, कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, कोई पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। डिफरेंट टाइप्स के सेल होते हैं, इसलिए डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट उनका होता है। अब बात करते हैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहला सिंपल क्वेश्चन ये रहेगा, सिंगर एंड निकोलसन ने कौन सा मॉडल दिया था? क्योंकि आप अभी पूरी साइंस की बुक में बहुत सारे मॉडल्स पढ़ोगे, तो आपको ये पता होना चाहिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है, सिंगर एंड निकोलसन ने जो मॉडल दिया था वो किस चीज़ का मॉडल था? सेल मेम्ब्रेन का था, सेल वॉल का था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का था, या किसी सेल का था, या कोई भी ऑर्गेनेल का नाम दे सकते, तो वो सेल मेम्ब्रेन का या प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म भी वहां पर दे सकते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों सेम वर्ड है। फिर क्वेश्चन आ सकता है, जो सेल मेम्ब्रेन है उसका जो नेचर कैसा है? परमिएबल है, इम्परमिएबल है, या सेमी परमिएबल है? तो वो सेमी परमिएबल है। फोर्थ आ सकता है आपका, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके फंक्शंस के ऊपर, कि आपको बहुत सारे फंक्शंस दे देंगे, या एक एंडोसाइटोसिस या इंट्रासेलुलर जंक्शन, ये जो टर्म है दोनों, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? मतलब सेल में तो ठीक है, एंडोसाइटोसिस सेल के अंदर होता है, इंट्रासेलुलर जंक्शंस भी फॉर्म होते हैं, तो ऐसा कौन सा सेल का पार्ट होता है जो ये प्रोसेस को करवाने में हेल्प करता है? सेल मेम्ब्रेन करता है। फिर आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से फंक्शन, इसका ट्रांसपोर्ट, जो सेल मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट है, इससे क्वेश्चंस कैसे आएंगे। एक मॉलिक्यूल है, विदाउट नीड ऑफ एनी एनर्जी इट कैन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल, वो सेल के आर पार कहीं भी जा सकता है, उसको एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होगा? वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है। कोई मॉलिक्यूल है, अगर उसको अंदर जाना है, वो बोल देंगे ये मॉलिक्यूल था, इसने एक प्रोटीन की हेल्प ली अंदर जाने के लिए, या इस प्रोटीन से अटैच होकर ये बाहर चला गया। टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि उसने प्रोटीन की हेल्प क्यों ली? क्योंकि प्रोटीन से उसने एनर्जी ली।
फिर एक क्वेश्चन बन जाएगा, आपको बता देंगे एक सेल है, वो किसी मीडियम में रखा हुआ है, एक मीडियम में रखा हुआ है, उस मीडियम में कुछ कंपोजिशन बता देंगे उस मीडियम का, इस मीडियम के अंदर कुछ ऐसे आयॉन्स थे या Na+ आयॉन्स पड़े थे, और कुछ देर बाद जब एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद में उन्होंने चेक किया तो पता चला कि जो सोडियम आयॉन्स थे वो सेल के अंदर ज्यादा चले गए, वो सेल के अंदर एंटर कर गए। तो वो कौन से प्रोसेस से गए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से गए, पैसिव ट्रांसपोर्ट से गए, या डिफ्यूजन से गए कि ऑस्मोसिस से गए। तो ऑब्वियस सी बात है, बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था सोडियम का, अंदर कम था। वो अंदर ये भी बताएंगे आपको कि सेल के अंदर भी सोडियम प्रेजेंट था, कुछ उसका कॉन्सेंट्रेशन दे सकते हैं आपको एग्जाम में कि सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन अंदर इतना था, बाहर कॉन्सेंट्रेशन इतना था, है ना। और ये सेल डिफ्यूजन के प्रोसेस से ट्रांसपोर्ट करना चाहता है सोडियम आयॉन्स को। तो सोडियम आयॉन्स आपके कहाँ जाएंगे, अंदर से बाहर जाएंगे कि बाहर से अंदर जाएंगे। तो जैसे डिफ्यूजन वर्ड अगर आ जाता है तो आप समझ जाओ हाई टू लो जाएगा, जहाँ ज़्यादा सोडियम आयन है वहाँ के सोडियम आयॉन्स जहाँ पर कम है उनके पास जाएंगे। तो ऐसे घुमा के आपके 2 क्वेश्चंस बन गए डिफ्यूजन के ऊपर। एक तो ये, वो पहले आपको बताएंगे ही नहीं कि ये डिफ्यूजन टर्म नहीं देंगे आपको क्वेश्चन में, और पूछेंगे कि ये टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, तो वहाँ पैसिव, एक्टिव, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस का नाम दिए होंगे ऑप्शन में, तो आप डिफ्यूजन वहाँ पे टिक कर सकते होगे ऑप्शन। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको डिफ्यूजन टर्म ऑलरेडी दे दिया कि ये डिफ्यूजन से ही ट्रांसपोर्ट चल रहा है सेल के अंदर, और आपको कॉन्सेंट्रेशन दे देंगे कोई भी पर्टिकुलर आयॉन्स का, कोई मॉलिक्यूल्स का दे देंगे, तब आपको बताना होगा कि वो पर्टिकुलर आयॉन या मॉलिक्यूल इनसाइड टू आउट जाएगा या आउटसाइड टू इन जाएगा। तो ये डिफ्यूजन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। और सेम ऑस्मोसिस का ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, बोलेंगे कि एक सेल है, मीडियम में पड़ा हुआ है, लेकिन जो अंदर गया है या बाहर आया है वो कोई मॉलिक्यूल नहीं है, कुछ पर्टिकुलर लिक्विड का नाम दे देंगे। तो तब आपसे पूछेंगे कि ये डिफ्यूजन है कि ऑस्मोसिस है। तो आपको पता होना चाहिए जो मॉलिक्यूल्स वो बता रहा है उसका नेचर कैसा है। अगर वो वाटर नेचर का है, लिक्विड नेचर का है, तो वो ऑस्मोसिस होगा। अगर वो आयन जो है न्यूट्रल है या उस पर कोई चार्ज नहीं है तो वो डिफ्यूजन होगा। अब आप सोचोगे कि मैंने यहाँ पे सोडियम प्लस आयन क्यों लिखा है, और जबकि यहाँ पर लिखा है कि ये न्यूट्रल है। इसलिए लिखा है, कई बार क्या होता है, काउंटर मैकेनिज्म होता है सेल के अंदर, प्लस जाता है तो माइनस आता है, तो वो आपस में ऑटोमेटिकली कट होकर न्यूट्रल बन जाता है, इसलिए। अब हम टॉपिक पढ़ेंगे सेल वॉल। फर्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी जो सेल वॉल होता है ये प्लांट्स में होती है एंड फंगस में होती है। जैसे पहले हमने पढ़ा था, एक सेल है, उसके सेल एनवेलप के बारे में पढ़ा। सेल एनवेलप में 3 लेयर बताई थी, ग्लाइकोकाइलेक्स आउटर वाली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल। तो ये वही सेल वॉल के बारे में अब हम डिटेल स्टडी करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद आपकी आती है ये सेल वॉल और ये आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इससे पहले टॉपिक में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया, फ्लूइड नेचर होता है इसका। अब हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में, ये किस में प्रेजेंट होती है। उससे पहले आपको ये ध्यान में हमेशा रखिए, प्लांट्स और फंगस की बात कर रहे हैं हम अगर सेल वॉल को पढ़ रहे हैं। फंक्शन क्या है सेल वॉल का, सबसे पहले हम जानेंगे। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेल को मैकेनिकल डैमेज से, केमिकल नहीं, बायोलॉजिकल डैमेज नहीं, मैकेनिकल। जब आप दूसरे टर्म्स पढ़ते हो तब आपको पहले वाले टर्म की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। मैकेनिकल डैमेज से बचाता है सेल वॉल किसी भी सेल को। दूसरा होता है सेल टू सेल इंटरेक्शन। ये एक सेल है, ये दूसरे सेल के पास जाना चाहता है, कुछ मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज करना चाहता है, तो उसके लिए उसे दूसरे सेल से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी टिश्यू में या बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ सेल्स पड़े होते हैं। तो एक सेल का दूसरे सेल से इंटरेक्ट होना तो कंपलसरी है, वो होंगे ही इंटरेक्ट, लेकिन इंटरेक्ट होने के लिए भी उनके पास कुछ पर्टिकुलर रिसेप्टर्स होना चाहिए जिससे वो उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। क्योंकि इतने सारे सेल्स पड़े हैं, किससे जाके इंटरेक्ट होंगे, कोई पर्टिकुलर एक सेल होगा उसी से जाके वो इंटरेक्ट करेगा। तो वो इंटरेक्शन के लिए सेल वॉल हेल्प करती है। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि वो कैसे हेल्प करती है। अब हम बात करते हैं एल्गी की। एल्गी की जो सेल वॉल होती है मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स,
एंड कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन आ सकता है जो सेल्यूलोज से बनी सेल वॉल होती है वो किस में प्रेजेंट होती है, आपको एल्गी का नाम दे देंगे, एल्गी लिखा हुआ नहीं आएगा, एल्गी कोई पर्टिकुलर एल्गी का नाम देंगे और पूछेंगे, एल्गी का नाम देंगे, एक फंगस का एग्जाम्पल दे देंगे, एक प्लांट का एग्जाम्पल दे देंगे, तब आपको ये पता होना चाहिए सेल्यूलोज था वो एल्गी की सेल वॉल का कॉम्पोजिशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट्स की। कोई भी जो भी कॉमन प्लांट्स है अदर प्लांट्स में, उनकी सेल वॉल का कॉम्पोजिशन भी होता है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। क्वेश्चन आता है एक एनिमल सेल है, उसकी सेल वॉल में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हेमीसेल्यूलोज है, इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स, क्योंकि हेमीसेल्यूलोज या सेल्यूलोज जो कंपोनेंट है वो केवल प्लांट्स और फंगस की सेल वॉल में होता है, एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। रोडोफाइटा मीन्स रेड एल्गी, स्पाइरोगायरा ये भी एक तरह का एल्गी है। जब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि रोडोफाइटा स्पाइरोगायरा की सेल वॉल में क्या है, तो सेल्यूलोज है। देन अब हम बात करते हैं फंगस की। यीस्ट इज अ टाइप ऑफ फंगस, मोल्ड इज अ टाइप ऑफ फंगस। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको फंगस वर्ड या एल्गी वर्ड यूज नहीं करेंगे वो लोग, वो आपको पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स देंगे और उसमें कहेंगे कि ये जो सेल्यूलोज है, क्वेश्चन आ जाएगा सेल्यूलोज इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ, यहाँ पे एग्जाम्पल्स होंगे रोडोफाइटा, मोल्ड या कोई एनिमल सेल का नाम दे देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि रोडोफाइटा इज अ टाइप ऑफ एल्गी और एल्गी की जो सेल वॉल होती है उसमें सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है।